हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब घर पर और हो और मस्त और स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को तो कंप्लीट कर लिया, बट इसके बाद हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पहुंचे और चैप्टर 2 के हम लोग ने 2 वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिए। आज हमारा उसका थर्ड वीडियो लेक्चर है बच्चों। ओके, टुडे इट्स अवर थर्ड वीडियो लेक्चर। अब आज के पूरे लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड्स थियरी पढ़ने वाले हैं। पहले से हम पीछे के जो एपिसोड्स हुए हैं उनका एक बार हम लोग क्या करते हैं, पीछे के एपिसोड्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि पहले जो हमने आगे जो वीडियो पढ़े हैं, यानी कि आगे जो पिछला कल का वीडियो था उसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, अब तक ये जो जर्नी शुरू हुई वो 1805 की स्टोरी से शुरू हुआ है कि जब डाल्टन ने ये बताया था कि भाई एटम जो रहता है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है। बट बेसिकली धीरे धीरे आगे धीरे धीरे नए नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये बताया कि भाई एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। हमारे पास और भी ऐसे पार्टिकल हैं जो एटम से भी ज्यादा छोटे हैं और वो एटम के अंदर ही मौजूद रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द एटम ओनली। बट वो पार्टिकल्स कौन से हैं? तो उस टाइम पर वहां पर एक कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हुआ था और वो एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। किनकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। और हमें वहां पर यह भी चीज क्लियर हो गई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी। अभी आज ये जो हमारा नया वीडियो है, देखो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो है प्रोटॉन्स के बारे में। तो बेसिकली हमने 2 वीडियोस पूरे किए। पहले वीडियो में हमने पूरा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, दूसरे वीडियो में हमने पूरा प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था, और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने कल आपको बताया था कि भाई थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल होता है, ठीक है, उसको बोल दिया गया था उन्होंने दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी कि उसका शेप स्फेरिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल से वो पूरा बना हुआ है। और ये भी बताया गया है कि इनके अंदर देखो ये तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, लेकिन एक और चीज ये भी बताई गई है कि इनके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड रहते हैं। इधर क्या रहते हैं? एम्बेडेड रहेंगे। और उनका ये बताना था कि ये जो पूरा एटम है वो पूरा पैक्ड है बच्चों। इज टोटली पैक्ड हियर। कैसा है? वो पूरी तरह से पैक्ड है। अब हमने कल एक क्या हुआ था, एक सस्पेंस से बात को छोड़ी थी कि भाई फिर अगर ये पैक्ड है तो फिर अगर हम कोई भी चीज को इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? रिबाउंड होना चाहिए, यानी कि रिबैक होना चाहिए। बट क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था? तो उस टाइम पर हमने वो वहां पर एक सस्पेंस रख के छोड़ा था कि भाई आगे जाकर कोई एक साइंटिस्ट ने इनके ऊपर डाउट करके एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड, ठीक है। और रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड को डाउट गया कि भाई ये जो थॉमसन जी जो स्टोरी बता रहे हैं, वो जो अपने मुताबिक जो एटम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अगर वो ऐसा है तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं उस मॉडल को। तो उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने चेक करने की कोशिश की और फिर उन्होंने खुद की एक थियरी दी जिसका नाम था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो आज के पूरे लेक्चर में हमें यही पढ़ना है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आज के पूरे लेक्चर में बच्चों हमें यही पढ़ना है। देखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बच्चों इसको। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या रहता है? तो वो +2 चार्ज वाला रहता है, यानी कि उसके अंदर क्या रहेगा? एक्चुअली में उसका जो मास है वो 4 AMU जितना रहेगा और उसको हम लोग बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। कैसा रहेगा? हीलियम न्यूक्लियस रहेगा। जरा ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम लोग हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स रहते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये दोनों का टोटल करेंगे तो 4 AMU मिलेगा ना। तो अल्फा पार्टिकल जो रहेगा वो प्लस प्लस चार्ज का, यानी कि टोटल +2 चार्ज वाला होगा। वो प्रोटॉन्स वाला नहीं, सिर्फ प्लस प्लस चार्ज वाला होगा। या फिर उसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस की तरह। हीलियम एटम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियस वाले पार्ट है ना, उसके आजू बाजू वाला पार्ट की बात नहीं है, सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस की बात है। अब बेसिकली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में किया क्या था वो हम समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि वहां पर ऐसा किया था। उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया। अब अल्फा पार्टिकल की सोर्स की हम अगर बात कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल? तो रेडियम। यस, रेडियम जो है, जो रेडिएशन रिलीज करता है, रेडियम रेडिएशन का सोर्स है एक।
क्या है वो रेडिएशन का सोर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक मेटल की प्लेट रखी गई थी और आजू बाजू में एक फोटोग्राफिक प्लेट थी बच्चों, ठीक है, एक फोटोग्राफिक प्लेट थी। ये पूरे एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट में बना रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो यहाँ पर फॉइल एक पतली सी रखी हुई थी वो फिक्स था कि भाई वो गोल्ड फॉइल था। वो क्या था? गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल, जिसका थिकनेस सिर्फ 100 नैनोमीटर के बराबर था। यहाँ पर गोल्डी क्यों लिया वो भी हम समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिया गया? यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया गया है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वी कैन सी इट टू बी एज अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोल सकते हैं। ये क्यों लिया है यहाँ पर? तो जो भी पार्टिकल आए हैं बच्चों वो उसके ऊपर हीट होंगे ना। अगर कोई पार्टिकल मतलब वहां पर अगर ब्राइट स्पॉट बन रहा है यानी कि कोई ना कोई पार्टिकल उससे हीट हुआ है। अब एक बात समझ लेना, मान लो ये जो फॉइल है, ये पूरा बोर्ड जो है वो फॉइल का काम कर रहा है। अब पूरा बोर्ड एटम 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 से बना रहेगा। अब थॉमसन ने क्या बोला था कि भाई एटम जो रहता है वो पूरी तरह से पैक्ड रहता है। अब अगर एटम पूरा पैक्ड रहा, अगर एटम पूरा पैक्ड रहा तो हम कोई भी पार्टिकल उस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, हिट करेंगे, तो वो क्या होगा? रिबाउंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? रिबाउंड होना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक चीज उन्होंने नोटिस की, ये जो बॉक्स है उसके अंदर रेडियम है ना, और ये बॉक्स किससे बना हुआ है? तो वो लेड का बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? ये लेड बॉक्स है। अब क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल को क्या किया? इंसिडेंट किया, ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम पार्टिकल उससे पास थ्रू हो गए, मैक्सिमम पार्टिकल पास हो गए। कुछ ही पार्टिकल क्या हो गए? थोड़े एंगल से उसमें से पास हुए, और एकाध शायद एकाध दो एटम जो थे, मतलब पार्टिकल जो थे, सॉरी, वो क्या हुए? रिबाउंड हुए। सिर्फ एकाध दो जितने पार्टिकल जो थे वो क्या हुए? रिबाउंड हुए, ठीक है। अगर वो रिबाउंड मतलब कि मैक्सिमम पार्टिकल उससे अगर पास थ्रू हो गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि एटम के अंदर कोई ना कोई खाली जगह है। क्योंकि अगर एटम पूरा पैक्ड होता तो पार्टिकल को जैसे हम हिट करते तो वो रिबाउंड होना चाहिए, बट वो उसे पास थ्रू हो गया, मतलब कि उसके अंदर कोई एम्प्टी स्पेस जरूर है बच्चों। देयर इज सम एम्प्टी स्पेस इन इट, ये बात तो प्रूव हो जाती है इससे। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि यहां पर जो हमारे पास थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो तो गलत हो गया है। क्योंकि अगर वो पूरा पैक्ड होता बच्चों, अगर वो पूरा पैक्ड होता, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तो फिर वो रिबाउंड होने चाहिए सारे पार्टिकल, बट ऐसा तो नहीं हुआ। मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हुए बच्चों? मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? रिबाउंड हो गए बच्चों। क्या हो गए? दे रिबाउंड। अब देखो जरा ध्यान से हम लोग इसकी थियरी देखते हैं कुछ। देखो उन्होंने कुछ चीजें फिर बताई कि भाई नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड। ये पहला उनका ऑब्जर्वेशन था। नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड, ठीक है, यानी कि डेविएशन के बिना वो उसके थ्रू पास थ्रू हो गए, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो छोटे एंगल से क्या हुए? छोटे से एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुए बच्चों। क्या हो गया? एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। अब देखो ये जो यहां पर पहुंचे पार्टिकल, ठीक है, अब रिबाउंड भी हुए, तो कैसे पता चला? तो देखो इस तरह से पता चला कि भाई वहां पर मान लो कि भाई ये हमारे पास जो है ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अब क्या हुआ? ये अल्फा पार्टिकल जाना शुरू हुए और यहाँ पर हमारे पास क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, ये गोल्ड की फॉइल है। मैक्सिमम पार्टिकल उससे पास थ्रू हुए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए और एक ही रिबाउंड हुआ। लेकिन रिबाउंड होकर पीछे उन लोग ने क्या रख दिया था? उन्होंने एक ZNS की फिल्म रख दी थी, ठीक है, क्या रख दिया था? ZNS की फिल्म पीछे रखी थी, यहाँ पर पीछे रख दी थी, ताकि ये पार्टिकल जो भी हिट होकर पीछे आए तो हमें पता तो चले कि भाई वहां पर भी एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई कोई पार्टिकल वहां पर पहुंचा है। समझे कि नहीं आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं? यस, तो ये दो तो इनके ऑब्जर्वेशन थे। तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका ये था, थर्ड ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि वेरी फ्यू, बहुत ही कम पार्टिकल जो थे वो सिर्फ रिबाउंड हुए थे। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, दैट इज 1 in 20,000, मतलब कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली 1 पार्टिकल रिबाउंडेड, अदर पार्टिकल्स पास थ्रू देम। क्या हुए? वो पास हो गए। उनमें से 20,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल रिबाउंड हुआ, यानी कि एटम का जो पूरा स्पेस था उनमें से मैक्सिमम स्पेस क्या हुआ? एम्प्टी रहा। मैक्सिमम स्पेस क्या रहा? एम्प्टी रहा बच्चों, ठीक है। यस, 20,000
क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न आउट ऑफ 20,000 ओनली वन पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल रिटर्न, रिटर्न्स बैक, क्या हुआ, रिटर्न बैक। और मैक्सिमम, और वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, बेसिकली डिफ्लेक्टेड तो हुआ, तो डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ, 180 डिग्रीज। वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुए बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। कितने एंगल से हुआ, वो 180 डिग्री एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। अब देखो बेसिकली वहां पर हुआ क्या होगा, कौन से पार्टिकल उससे सीधे पास हो गए, कौन से पार्टिकल थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कौन से पार्टिकल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। तो समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेकर, लाइक वो एटम है हमारे पास, यहाँ पर एक एटम ले लिया हमने, ठीक है, और ये उसका सेंटर पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ होगा, जैसे कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो देखो सेंटर से जो भी अल्फा पार्टिकल आया होगा, ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस भी खुद क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो वो रिबाउंड हुआ होगा। लेकिन जो पार्टिकल उसके नजदीक से गए वो डिफ्लेक्ट हुए होंगे यूं, समझे कि नहीं, यूं डिफ्लेक्ट हुए होंगे, आपको समझ में आ रहा है। और जो थोड़े से दूर से पास हो गए यहाँ से, वो उसके थ्रू पास थ्रू हो गए होंगे, वो क्या हुए होंगे, अल्फा पार्टिकल सीधे पास थ्रू होंगे। तो आपको कुछ पार्टिकल यहाँ पर लग रहा है ना कि भाई सीधे पास थ्रू हुए, कुछ पार्टिकल यू डिफ्लेक्ट हुए और कुछ पार्टिकल बैक आए। तो बैक आने वाले पार्टिकल कौन से होंगे, जो अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा था न्यूक्लियस की लाइन में, ठीक है, तो वो क्या हुआ होगा, रिबाउंड हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो वो हिट होकर वापस आया होगा। सेम वे उसके नजदीक से जो पार्टिकल आ रहे थे वो अट्रैक्शन की वजह से, मतलब कि रिपल्जन की वजह से वो क्या हुए होंगे, डिफ्लेक्ट हुए होंगे यूं, ठीक है। और जो उससे दूर से, मतलब कि एटम के अंदर से ही जा रहे थे बट काफी न्यूक्लियस से दूर से जा रहे होंगे, वो सीधा होकर बाहर निकल गए होंगे। यही तो उनके अंदर हुआ होगा बच्चों। और ये चीज के किन्होंने देखा था, वो रदरफोर्ड ने देखा था। ये सारी चीजें रदरफोर्ड ने देखी थी, और उन्होंने बताया कि भाई एटम जो है, जो थॉमसन ने बोला हुआ एटम है, ऐसा एटम का स्ट्रक्चर नहीं है, और थॉमसन का जो मॉडल है वो गलत हुआ। हाँ, ये बात उन्होंने मानी कि भाई एटम जो रहता है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर, नेगेटिव पार्टिकल भी रहते हैं, और वो स्फेरिकल भी है, बट वो पूरा इस तरह से प्लम पडिंग या वाटरमेलन पडिंग का है, या पूरी तरह से भरा हुआ है, खचाखच है, उसके अंदर कोई एम्प्टी स्पेस है ही नहीं। ये बात उनकी गलत प्रूव की रदरफोर्ड ने। अब मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया। गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये है कि सबसे थिनेस्ट शीट उसकी बन सकती है, क्योंकि वो हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल है बच्चों। अगर हमारे पास 1 ग्राम का गोल्ड का टुकड़ा है, तो उसको अगर हम खींचेंगे तो उतनी उसकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी रहती है कि वो 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाएगा। और अगर 100 ग्राम का टुकड़ा है, उसको हम टीपते रहेंगे, हम हैमर करेंगे, हैमर करेंगे, हैमर करेंगे, तो वो गोल्ड फॉइल इतना फैल जाएगा कि पूरे एक फुटबॉल के ग्राउंड को कवर कर लेगा। इतनी ज्यादा हाई उसकी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें रदरफोर्ड ने समझी थी। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी निकाले होंगे बच्चों, तो वो ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, बट उससे पहले आप इसको एक बार शांति से रीड कर लो, ठीक है, रीड इट प्रॉपरली, एंड फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड फिर शांति से लिख लेना। हम फिर यही टॉपिक में आगे जाते हैं। चलिए हम आगे जाते हैं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो अब, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। हम आगे जाते हैं, जो उन्होंने बताया था उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उस पर जाते हैं, ठीक है। वी विल गो विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ इट नाउ। ऑब्जर्वेशंस पे जाएंगे, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स। यस, विल गो विद द ऑब्जर्वेशंस नाउ, जरा ध्यान से देखना। यस, अब रदरफोर्ड जो का जो मॉडल था एटम का, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम
देखो ये जो मॉडल उन्होंने दिया था एटम का, अब देखो उन्होंने क्या एटम का मॉडल दिया। पहले तो हमने ये देखा कि भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, अब उन्होंने एटम का मॉडल भी तो दिया होगा। तो देखो इसको बेसिकली न्यूक्लियर या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लॉन्स, देखो इनके ही थियरी से न्यूक्लियर यानी कि भाई न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गया था कि भाई न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज रहती है। ठीक है, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। हालांकि अभी तक तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई न्यूक्लियस भी होता है। तो ये रदरफोर्ड ने ढूंढ लिया कि भाई एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब उसके उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो हम लिखेंगे। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम पार्ट कैसे रहता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, कैसा रहेगा वो, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, फिर क्या है, द पॉजिटिव चार्ज resides in a very small space nucleus, in a very small space जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, वो एटम के एक छोटू से पार्ट में क्या रहते हैं, वो वहां पर रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी। अब देखो पूरे एटम का जो सेंटर पार्ट है ना वो भारी रहेगा, बाकी आसपास का पार्ट हल्का रहता है। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, वो क्या है, न्यूक्लियस है ना। ये सारे ऑब्जर्वेशन को समझते रहना। ठीक है, इज हैवी, बी अटेंटिव इधर, there is something very heavy in atom, there is something very heavy in atom। देखो बेसिकली रदरफोर्ड ने नोटिस किया था कि भाई पूरे एटम जो है उसमें एक छोटी सी चीज ऐसी है जो बहुत भारी है, there is a very heavy thing in the atom, ये उन्होंने नोटिस किया था। यस, कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा भारी है और जो एटम के अंदर है। अब उन्होंने एक और चीज नोटिस की थी, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो क्लियर है कि भाई अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है तो एटम क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये एटम कैसा बनेगा, एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन वैसे थॉमसन के सही थे, बट मेन ऑब्जर्वेशन उनके गलत हुए थे। तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने भी बताया था और यही चीज रदरफोर्ड ने भी फॉलो की। नंबर 5, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, compared to साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा रहता है। ठीक है, लाइक एटम का जो साइज रहता है वो 10⁻⁻10 मीटर जितना उसका रेडियस रहता है। सेम वे न्यूक्लियस का जो रेडियस रहता है वो 10⁻15 मीटर रहता है। यानी कि न्यूक्लियस जो है उससे एटम 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा है, 1,00,000 टाइम्स। तो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम जो है वो 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा है। एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मान लो कि भाई क्रिकेट का ग्राउंड है और वो क्रिकेट के ग्राउंड का रेडियस है 10⁵ किलोमीटर। हाँ ठीक है, और उतने बड़े ग्राउंड में अपने बीचों बीच में क्रिकेट का बॉल रख दिया, तो पूरा जो एटम है वो क्रिकेट के ग्राउंड के बराबर है और न्यूक्लियस सिर्फ वो छोटो से बॉल जीतता है। यस, यानी कि न्यूक्लियस इतना ज्यादा छोटा रहता है और पूरा एटम का जो वेट है वो छोटे से उतने पार्ट में ही आता है बच्चों। उतने ही पार्ट में पूरे एटम का जो है वहां पर क्या आ जाता है, दैट इज उसके पूरे का मास आ जाता है। उनका 6th ऑब्जर्वेशन ये था। अब ये देखो, ये 6th ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका 6th ऑब्जर्वेशन ये था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट
अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस। जैसे कि हमारे पास मान लो कि भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक पाथ पे रिवॉल्व होता है। लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यही रहेगा, वो इस तरह से रिवॉल्व होता है, ठीक है। और यही चीज फॉलो होती है सोलर सिस्टम में। सन बीच में रहता है और आजू बाजू में क्या होगा, अर्थ घूमता है ना। आजू बाजू में क्या होगा, अर्थ घूमता है, ठीक है। यस, सेम वे क्या होगा, मान लो कि भाई ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू में घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से होता है उनमें। ओके, वही चीज कहां फॉलो होती है, वही चीज फॉलो होती है सन में भी, सोलर सिस्टम में भी। सन सेंटर में रहेगा और आजू बाजू में अर्थ और बाकी के जो भी प्लैनेट है वो गोल घूमते हैं। बस वही चीज एटम में भी होती है। अब देखो बेसिकली हमें ये भी होना चाहिए क्वेश्चन, भाई ये सारे ऑब्जर्वेशन आते आते 1890 का टाइम आ गया। 1890s की बात है ये, 1890s यानी कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, यहाँ ये पूरे सालों में ये सब चीजें, ये सारी डिस्कवरीज हुई थी। अब बेसिकली देखो प्रोटॉन जो रहता है ना, ठीक है, समझने वाली बात ये है कि सेंटर में तो प्रोटॉन रहता है और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन रहेगा यू। अब देखो प्रोटॉन के अंदर क्षमता तो है कि वो उसको खींच ले, ठीक है, अगर प्रोटॉन के अंदर क्षमता तो है कि वो खींच ले, लेकिन अगर वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो एटम क्या हो जाएगा, बर्स्ट, एटम का ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि एटम रहेगा ही नहीं, एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन होता क्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन करता है, और क्योंकि वो सर्कुलर मोशन करेगा, यहां पर जो फोर्स होगा बच्चों, ये दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA शॉर्ट में मैंने लिखा है। अब बेसिकली ये जब गोल गोल घूमता है ना, तब आपको कोई भी चीज पता है कि अगर हमने मान लो कि भी कोई डोरी ली, धागा लिया, उसको उंगली से बांध दिया और दूसरे छोर पर हमने पत्थर बांधा, जब हम अंदर उसको खींचने का ट्राई करेंगे तो क्या करेगा, वो गोल गोल घूमेगा। लेकिन जब वो गोल गोल घूमता है तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। समझ में आया कि नहीं। हालांकि हम भले उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फिंगर उसको भले अंदर खींचेगी, बट वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बाहर ही रखेगा और वो सर्कल सर्कल में ही घूमता रहेगा। यही चीज यहां पर भी होती है, यही चीज यहां पर भी होती है, ठीक है। और यस, यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Fe जो है, दैट इज इक्वल टू FC, दैट इज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज पार्टिकल है, ये बेसिकली क्या है, तो ये चार्ज पार्टिकल है बच्चों, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल। बेसिकली यहां पर थियरी का ये बताना है कि इट इज सेइंग अस दैट यस, अब ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स किन में रहता है, सन वगैरह में रहता है, अर्थ एंड सन के बीच में रहता है, ठीक है, अर्थ एंड सन के बीच में। वहां पर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, वहां पर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। और अपने एटम्स में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब बेसिकली यहां पर होगा क्या, वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन ये कैसा रहता है, अपॉन डायरेक्शन। वेलोसिटी किस पे डिपेंड रहता है, वो डायरेक्शन मतलब की वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड रहता है डायरेक्शन पे। जब भी इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो उसको अपने क्या बोलते रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। और एक्सीलरेशन से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर खींचने का ट्राई करेगा, बट क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है, उसका एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। वो पहले यूं आया, इधर आया इलेक्ट्रॉन, उसका डायरेक्शन ये रहेगा, जब वो इधर आएगा तो डायरेक्शन ये बनेगा, जब वो इधर आएगा तो डायरेक्शन ये बनेगा, तो यानी कि बार बार डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। और यहां पर जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टू एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, समझ में आया इधर तक सबको, क्लियर हुआ, ये ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो गए। यस, लेकिन रदरफोर्ड ने ये सारी जो बातें बताई, ठीक है, कि भाई जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ गलतियां निकली थी, देयर वाज सम मिस्टेक्स। यहां पर क्या हुआ, कुछ गलतियां रदरफोर्ड की भी थी। वो गलतियां क्या थी, मैं समझाता आपको
पर मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, रीड कर लो, फिर मैं इतना सा पार्ट कब करूंगा। अब मुझे नेक्स्ट फेलर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल समझाने के लिए सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए। मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए। चलो रीड इट वंस। चलिए आगे जाते हैं। बस अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, फिर ये टॉपिक को खत्म करते हैं। रदरफोर्ड का टॉपिक यहां पर खत्म होगा। ओके, अब हम कहां आ गए? 1900 के आसपास आ गए, है ना। स्टोरी को समझते रहना। हमने 1805 से स्टोरी को शुरू करते 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 हम लोग कहां आ गए? 1905 में आ गए। अब देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उनका भी फेलर था। फेलर ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उनमें क्या गलती हुई थी, उनका क्या फेलियर था? देखो बेसिकली उनकी गलती निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल की थियरी ने कुछ यहां पर क्वेश्चंस डाले थे। मैक्सवेल थियरी क्या बताया था? अगर कोई भी चीज एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जो रहते हैं वो क्या करेंगे? एमिट रेडिएशन। क्या करेंगे? वो एमिट रेडिएशन, यानी कि एनर्जी को एमिट करेंगे तो क्या होगा? एंड लूजेस एनर्जी। क्या होगा? एनर्जी लूज हो जाएगी उनकी, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब आप भी खुद समझो कि भाई एटम है, न्यूक्लियस है, ये आजू बाजू में क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब अगर मान लो कि भाई वो गोल गोल घूम रहा है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो कि चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा। तो यहां पर ये मैक्सवेल ने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तो धीरे धीरे करते 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 वो अंदर आ जाएगा और हीट हो जाएगा। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या एक्चुअल में एटम, मतलब कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी घट घट के धीरे धीरे अंदर आ जाता है क्या वो एटम? यानी कि क्या न्यूक्लियस का और यानी कि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का कोलाइजन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो क्यों नहीं हो रहा? मैक्सवेल ने पूछा कि भाई क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद न्यूक्लियस, एटम इज डिस्ट्रॉयड। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन will collide with nucleus and atom क्या होता? atom would destroy। एटम क्या हो जाता? वो डिस्ट्रॉय हो जाता। बच्चों क्या होता? वहां पर डिस्ट्रॉय होता। बट ये क्यों स्टेबल है? फिर एटम स्टेबल क्यों है? क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होता? तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ही कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि रदरफोर्ड ने की थियरी ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं समझा पाए। ये उनकी गलती थी। सेकंड चीज ये था, ये कैनॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ही कैनॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, चलो, है ना। क्या होता है जरा ध्यान से देखना। लाइक हमने कोई भी एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। अब जब हम उसमें लाइट पास करेंगे, क्या कर रहे हैं? लाइट पास करते हैं। तो लाइट की तो आपको पता ही है, 10th में आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो कि जब लाइट पास होता है तो उसके 7 कलर बनते हैं। तो यहां से जब लाइट निकला ना, तो विबग्योर की जगह पर एक या दो ही कलर की लाइट मिली, तो बाकी के कलर की नहीं मिली। क्या मिला? यहां पर ये जो लाइंस मिली ना, वो एक या दो ही कलर की मिली, बाकी के कलर्स की लाइन नहीं मिली। तो वो क्यों नहीं मिली? देखो ये जो लाइंस बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो क्यों नहीं मिली उसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए। यानी कि ये जो यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस था, उसका स्पेसिफिक कलर हुआ, वायलेट कलर आया, तो वायलेट कलर की लाइन ज्यादा मिली, इंडिगो की थोड़ी कम, ब्लू की कम, और फिर बाकी किसी की लाइन ही नहीं मिली। तो ऐसा क्यों हुआ? यहां से निकलने वाला कलर एक या दो ही कलर का मिक्सचर था, बाकी के 4 या 5 कलर क्यों नहीं मिले? उसका रीजन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की थियरी से नहीं मिल रहा था, और ये थियरी यहां पर उनकी गलत हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पर रदरफोर्ड की भी कुछ कुछ चीज़ें सही हुई बट कुछ चीज़ें गलत भी हुई है, तो आगे जाकर और भी कोई साइंटिस्ट आए, ठीक है। अब बेसिकली आगे एक और साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी को क्या किया था, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी को चैलेंज किया था बच्चों। यस, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी को चैलेंज किया था। और वो कौन साइंटिस्ट थे उसको हम सस्पेंस रखते हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल। तब तक आप ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करना, समझते रहना। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा आपको, तो नोट करो, पढ़ो और हम लोग से बी कनेक्टेड एंड टेक केयर बच्चों। गुड बाय।